नमस्कार साथियों। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच सोसाइटी को अवेयर करने में पॉलिटिकल थिंकर्स का रोल क्या था। अब हम बात करने वाले हैं कि ये रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो उसके लिए हम लोग कुछ और फैक्ट्स हैं उनके ऊपर बात करने वाले हैं। हमने ये पढ़ा अभी तक कि लुईस 16 को टैक्स बढ़ाने की ज़रूरत है और वो टैक्स बढ़ाना चाहता है। तो सवाल ये उठता है कि फ्रांस के अंदर टैक्सीज को बढ़ाने का कोई सिस्टम था या नहीं था। तो फ्रांस के अंदर किसी भी टैक्स को बढ़ाने के लिए या कोई भी नया टैक्स लगाने के लिए एक प्रोसेस होता था और उस प्रोसेस के तहत रूलर को स्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। रूलर स्टेट जनरल के सामने अपने टैक्सीज का प्रपोजल रखता था। उसके बाद में स्टेट जनरल उस टैक्स के प्रपोजल को पास करती थी और फिर कोई भी नया टैक्स लागू किया जाता था। लेकिन इस सब से एक चीज़ ये समझ में आती है कि रूलर अपनी मर्जी से टैक्स को लागू नहीं कर सकता है। ठीक है, टैक्स को लागू करने के लिए या टैक्स को बढ़ाने के लिए उसे स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी ही पड़ेगी और विद द हेल्प ऑफ और बाय द सपोर्ट ऑफ स्टेट जनरल ही वो नई टैक्सेस को लागू कर सकता है या टैक्सेस को बढ़ा सकता है। लेकिन ये चीज़ रूलर के ऊपर डिपेंड करती थी कि उसे स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलानी है कब नहीं, यानी यहाँ वो अपनी मर्जी से कर सकता था। और इसका एग्जाम्पल भी है कि लास्ट मीटिंग स्टेट जनरल की 1614 में बुलाई गई थी। अब सवाल उठता है ये स्टेट जनरल क्या है। तो स्टेट जनरल की अगर बात करें तो ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके अंदर फ्रांस के तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे। तो 5 मई 1789 5 मई 1789 को लुईस 16 ने क्या किया, इस स्टेट जनरल की मीटिंग बुला ली वर्साइल्स में। और उसका ऑब्जेक्टिव या यूँ कहें कि उसका मोटो एक ही था कि उसे टैक्सेस बढ़ाने हैं और कुछ नए टैक्सेस लगाने हैं। ठीक है, अब इस असेंबली में फर्स्ट स्टेट से आए 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड स्टेट ने भेजे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेट दोनों से 300 प्रतिनिधि इस असेंबली में या इस मीटिंग में पहुंचते हैं। और थर्ड स्टेट से भेजे गए 600 रिप्रेजेंटेटिव्स। क्योंकि थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन भी ज़्यादा थी तो इसलिए इनके ज़्यादा लोग जो है वो इस मीटिंग में शामिल होते थे। तो इस तरीके से करके तीनों स्टेट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दिए और अब इन रिप्रेजेंटेटिव्स को फैसला करना था वोटिंग के थ्रू कि भाई टैक्सेस को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पे भी एक अनइक्वलिटी देखने को मिलती है। वो अनइक्वलिटी क्या थी कि पीजेंट्स को, यानी जो किसान, आर्टिजन्स यानी जो शिल्पकार एंड वीमेन, इन्हें इन तीनों सेक्शंस को इस असेंबली की मीटिंग में एंट्री नहीं दी गई। इनको डिनाई कर दिया गया कि आप इस असेंबली की मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं, शामिल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हर स्टेट के पास में एक वोट होता था। अब हम जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में बटी हुई थी और तीनों स्टेट्स ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव्स का नंबर यहाँ मैटर नहीं कर रहा है, यहाँ मैटर वो चीज़ कर रही है कि हर स्टेट एक ही वोट डाल सकती है। यानी फर्स्ट स्टेट के 300 लोग आए हैं लेकिन वोट उनका एक ही काउंट होगा। सेकंड स्टेट से 300 लोग आए हैं पर उनका भी एक ही वोट काउंट होगा। और थर्ड स्टेट से 600 लोग आए हैं, उनका भी एक वोट काउंट होगा। यानी कुल मिला के 3 वोट डलने हैं। 3 वोट्स में से जिस तरफ 2 वोट्स होंगे वही डिसीजन लिया जाएगा। अब हम लोग एक चीज़ ये जानते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी में फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को प्रिविलेज राइट्स मिले हुए हैं, उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और ये विशेषाधिकार देने वाला है कौन? तो फ्रांस का रूलर। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग वही चाहेंगे जो राजा चाहेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखावा ही था कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी है, वहाँ पे प्रपोजल रखना है नए टैक्सेस को लेके, और वोटिंग से जो फैसला होगा भाई वो हम मान लेंगे। तो वोटिंग का फैसला तो पहले से क्लियर था कि फर्स्ट स्टेट के लोग भी वही चाहेंगे जो लुईस 16 चाहेगा, सेकंड स्टेट के लोग भी वही चाहेंगे जो लुईस 16 चाहेगा, और थर्ड स्टेट डिनाई करेगी तो भी उसके पास एक ही वोट है। अल्टीमेटली लुईस 16 को 2 वोट्स मिल जाएंगे
और उसका प्रपोजल पास हो जाएगा। तो इस मीटिंग को जब बुलाया गया 5 मई 1789 को, तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स आए, जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए, उन्होंने पहली बार डिमांड ये की कि हर एक मेंबर का एक वोट काउंट होना चाहिए। यानी अगर थर्ड स्टेट से 600 मेंबर, 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, तो हर किसी का अलग अलग वोट काउंट होना चाहिए। यानी थर्ड स्टेट के 600 वोट्स होने चाहिए, फर्स्ट स्टेट के 300 वोट्स होने चाहिए, और सेकंड स्टेट के भी 300 वोट्स होने चाहिए। तो ये एक तरीके का डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था, और इस प्रिंसिपल के बारे में रूसो ने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा भी था। लेकिन लुईस 16 कहाँ मानने वाला था, उसने डिनाई कर दिया इस प्रपोजल को, और उसने कहा कि जो पुरानी व्यवस्था चली हुई आ रही है, उसी वोटिंग की जो पुरानी व्यवस्था चली हुई आ रही है, उसी के बेस पे ही उसी को अब भी उसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। तो इस बात से थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो नाराज़ हो जाते हैं और वो इस मीटिंग का बहिष्कार कर देते हैं। और इस मीटिंग का बहिष्कार करने के बाद में उन लोगों ने अपनी प्लानिंग और एक्टिविटीज़ बनाना, आगे के लिए प्लान करना स्टार्ट कर दिया। साथियों, यहाँ एक सवाल ये उठता है कि फर्स्ट स्टेट के भी 300 लोग हैं, सेकंड स्टेट के भी 300 लोग हैं, थर्ड स्टेट के 600 लोग हैं, तो ये थर्ड स्टेट वाले लोग ये डिमांड क्यों कर रहे हैं कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट स्टेट के 300 वोट लुईस 16 को मिले, सेकंड स्टेट के 300 वोट भी लुईस 16 को मिल जाएंगे, तो 600, और थर्ड स्टेट के जो 600 वोट्स होंगे वो लुईस 16 के अगेंस्ट में गिर जाएंगे, तो मामला टाई। तो टैक्स का क्या होगा? प्रपोजल पास होगा, रिजेक्ट होगा? क्यों ये ऐसी बात कर रहे हैं? तो वो इसलिए बात कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के बहुत सारे जो लोग हैं वो सिंपैथी रखते थे थर्ड स्टेट के लोगों के साथ में, और उनका भी मानना था कि थर्ड स्टेट में जो लोग हैं उनके साथ गलत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हर मेंबर को एक वोट मिलेगा, तो चांसेस ये बनते हैं कि थर्ड स्टेट मेजॉरिटी में आ जाएगी, और वो लुईस 16 के इस टैक्स बढ़ाने वाले फैसले को चेंज भी कर सकती है। तो ये 5 मई 1789 की घटना है। इसके बाद 20 जून 1789, इस दिन थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठा होते हैं एक इंडोर टेनिस कोर्ट में, और ये इंडोर टेनिस कोर्ट जो था वो वर्साइल्स में था। यहाँ पे थर्ड स्टेट के सारे मेंबर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स वो इकट्ठे हो जाते हैं, और इन लोगों का ये मानना था, थर्ड स्टेट के इन मेंबर्स का ये मानना था कि भाई हम पूरे फ्रेंच नेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो ये लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, और इस दौर में जब ये इनकी गैदरिंग हो रही थी, तो यहाँ पे 2 लोग लीड कर रहे थे, जो लीडर्स थे। उनमें से एक थे मिराबियो, जो कि नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन इन भाई साहब का ये मानना था कि फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म होने चाहिए, यानी किसी को विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। दूसरे थे अबेसियास, जो कि प्रिस्ट फैमिली में जिनका जन्म हुआ था, और इन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो इनका भी यही मानना था कि प्रिविलेज राइट्स नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों लोगों ने लीड किया 20 जून 1789 की इस गैदरिंग को, जहाँ पे थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो इकट्ठा हुए थे, और इस दिन एक ओथ, एक शपथ ली गई। वो शपथ क्या थी कि हम अपने आप को आज से स्टेट जनरल नहीं कहेंगे, बल्कि हम अब से नेशनल असेंबली बन गए हैं, और ये हमारी नेशनल असेंबली हम लोग तब तक डिस्पर्स नहीं करने वाले हैं जब तक हम फ्रांस के लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना ड्राफ्ट कर लें जो मोनार्क की पावर्स को लिमिटेड करेगा। तो इस तरीके की ओथ 20 जून 1789 को वर्साइल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट ग्राउंड में ली गई, और हिस्ट्री में इस इवेंट को टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपके सामने ये 2 इम्पोर्टेंट डेट्स को डिस्कस किया है, जिसमें 5 मई 1789 और 20 जून 1789।
इन दोनों डेट्स का फ्रेंच रेवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे उस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 14 जुलाई 1789 और 20 जून 1789 इस गैप के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और उन एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट क्या निकल रहा है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोज़ आपके सामने जल्द से जल्द अपलोड होने वाली हैं। थैंक यू।